हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस पे स्वागत है। आज हम कक्षा 12 और विषय जीव विज्ञान मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए लेके आए हैं, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। पेपर देने से पहले एक बार इन लॉन्ग आंसर को देख के जाएंगे तो आपका पेपर 100% हल होगा। तो देखेंगे आज लॉन्ग आंसर लेके आए हैं हम, जो आपके मोस्टली पेपर में आने वाले हैं। तो क्या है, सबसे पहले वीडियो को न लंबा करते हुए हम लेके चलते हैं पहला लॉन्ग आंसर। क्या होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या है, यह कैसे होता है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। कई बार आपका पेपर में ये रिपीट हुआ है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या है? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है? एक एक्स होता है, एक वाई होता है, यानी एक्स वाई। अगर एक्स वाई होता है तो क्या हो जाता है? पुरुष होता है। और अगर एक्स एक्स होता है तो क्या हो जाता है? स्त्री हो जाती है, स्त्री हो जाती है। कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में? आपको बताया था 46 गुणसूत्र होते हैं। तो एक पुरुष में या एक स्त्री में 46 गुणसूत्र होते हैं, बोले तो 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी में क्या होता है? 22 जोड़ी जो होते हैं वो सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम पुरुष में होते हैं और सेम स्त्री में होते हैं। 23वां जो जोड़ा होता है एक्स और वाई, वाई आ जाता है तो वो पुरुष का लिंग निर्धारण करता है। तो ऐसे ही आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण हो जाएगा। क्लियर है? बहुत डिटेल से होगा तो आप अपने आप इसको पढ़ लेंगे। दूसरा है मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो मेंडल आप जानते हैं मेंडल के बारे में। तो मेंडल कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मटर के पौधों पे अपना प्रयोग किया था। अब मटर के पौधों पे जब इन्होंने अपने प्रयोग किए तो इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। वो कौन कौन से 3 नियम दिए थे? तो पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम। कौन सा दिया था? प्रभाविता का नियम। जिसपे एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर प्रभावी हो जाए तो वो होता है प्रभाविता का नियम। ऐसे ही एक दूसरा नियम दिया था, वो क्या है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, इसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये मेंडल का द्वितीय नियम था, ये मेंडल का प्रथम नियम था। तृतीय नियम क्या दिया था? तृतीय नियम दिया था तो स्वतंत्र अपव्यूहन। क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम आप दिए थे। किसने दिए थे? मेंडल ने दिए थे। तो इनके अलग अलग भी पेपर में आ जाता है, जैसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताइए या पृथक्करण का नियम बताइए। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तीसरा है लिंग संलग्न लक्षण, यानी लिंग संलग्न लक्षण क्या होता है? तो लिंग संलग्न लक्षण ऐसे लक्षण जो एक्स और वाई गुणसूत्र पे होते हैं और निर्धारण भी करते हैं, तो वो होता है लिंग संलग्न लक्षण। मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति भी बतानी है। तो 3 टाइप का होता है लिंग संलग्न लक्षण। एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई और तीसरा होता है एक्स वाई। ये 3 टाइप के लिंग संलग्न लक्षण होते हैं। तो ये 3 टाइप के लिंग संलग्न लक्षण, तो हमें क्या बताना है इसमें? किन्हीं 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का रेखा चित्र के माध्यम से इसका डिटेल बनाना है। तो एक्स संलग्न लक्षण में 2 रोग आते हैं। कौन से? एक आता है हीमोफीलिया, एक आता है हीमोफीलिया। दूसरा क्या होता है? वर्णांधता। वर्णांधता अलग से भी आपकी ये टिप्पणी आती है कि हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया एक एक्स संलग्न रोग है। अभी बताया कि लिंग संलग्न लक्षण में एक्स संलग्न जो रोग होंगे वो हीमोफीलिया होती है, वर्णांधता होता है। ये हमने आपको अति महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो कराई हैं पिछले वीडियो में, आप जाके उन टिप्पणियों को पेपर देने से पहले उन टिप्पणियों को सभी देख के जाएंगे, जो आपके पेपर में मदद करेंगी। अब हीमोफीलिया वर्णांधता हो गया, ठीक है।
इसके बारे में पूरा डिटेल से आप पढ़ लेंगे। फिर क्या आता है, अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, बार्टन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलीय डीएनए संरचना का वर्णन कीजिए। यह आ जाता है बार्टन और क्रिक द्वारा त्रिविमीय संरचना, किसकी, डीएनए की त्रिविमीय संरचना समझाइए। तो बार्टन और क्रिक ने क्या किया था, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना को खोजा था। इसका भी हमने एक स्पेशल वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला है, तो इसको भी आराम से पीछे उस वीडियो में जाके देख लेंगे। उसमें हमने आपका डीएनए तथा आरएनए में अंतर भी करवाया है और बार्टन क्रिक द्वारा दिया गया द्विकुंडलीय डीएनए भी बताया है, तो आप उसमें डिटेल से लागू कर लेंगे। अगला है आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है, मानव हित में उपयोगिता लिखिए। तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग आ जाए या जैव प्रौद्योगिकी आ जाए या आनुवंशिक इंजीनियरिंग है या जैव टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सब आपका आनुवंशिक इंजीनियरिंग में ही आता है। अब आनुवंशिक इंजीनियरिंग ऐसे ही बता दे क्या होता है, ऐसी इंजीनियरिंग या ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम जीनों का हेर फेर करते हैं, अवांछित जीन को हटा के वांछित जीन को ले आते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग होता है। मानव हित में उपयोगिता है, बहुत सी उपयोगिता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोगिता है, कृषि क्षेत्र में उपयोगिता है, तो इस टाइप से मानव हित में ही वो सभी उपयोगिताएं होती हैं। वीडियो लंबा ना हो, जल्दी जल्दी से हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेंगे। पेपर देने से पहले इन सब को आराम से देख के जाएंगे। अगला है प्रजनन क्या है, नर तथा मादा अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको 5 नंबर इस क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। तो क्या होता है प्रजनन, क्या होता है भाई, ऐसे सजीव या सजीव जीव जाति या जंतु क्या करते हैं, अपनी ही समान संततियों का जन्म देते हैं या अपनी ही संततियों का बढ़ावा करते हैं, वो कहलाते हैं प्रजनन। अब प्रजनन में क्या होता है, नर और मादा, इसमें हमें नर और मादा के अंगों का सचित्र वर्णन करना है। अगला है आपका जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, एक तो आपका है जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। थोड़ा सा अलग है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट, इसके कारण निवारण क्या है वो सभी आपको लिखने होंगे। अगला क्या है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर में आता है आपका ये। यहां तक थे आपके लॉन्ग आंसर, ये हैं आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन। अब इसमें क्या है देखते हैं, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर, दूसरा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, तीसरा है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो भ्रूणकोश और भ्रूणपोष हो गया, डीएनए तथा आरएनए हमने आपको एक वीडियो में कराया है, इससे पीछे वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में और डीएनए में। इसके बाद है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, अब सक्रिय क्या होती है, मानव शरीर में अपने आप एक्टिवेट होती है किसी भी रोग के प्रति। जैसे मान लीजिए चेचक होता है, तो एक बार अगर मानव या ह्यूमन बीइंग में होता है चेचक, तो उसके बाद उसकी प्रतिरक्षा उनके शरीर में बन जाती है। इसके बाद वो दोबारा कभी भी उस पर अटैक नहीं करता है, तो वो हो जाती है सक्रिय प्रतिरक्षा। अब सपोज करो किसी कुत्ते ने काट लिया, तो क्या होता है रेबीज या टिटनेस हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग से एक डोज लेनी होती है या इंजेक्शन लेना होता है या वैक्सीन लेनी होती है, तो वो क्या कहलाती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। दूसरी चीज है सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है वो पूरे जीवन भर चलती है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, ये कुछ ही समय के लिए लाभदायक होते हैं, दूसरे के बाद फिर वो लाभदायक नहीं होते हैं, कुछ दिन के बाद उनका खत्म हो जाता है एंटीडोट। इसके बाद क्या होता है कीट भक्षी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीट भक्षी पौधों पर टिप्पणी लिखिए। तो कीट भक्षी पौधे ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं, यानी जो कीटों को खाते हैं। अब कीटों को क्यों खाते हैं, उनकी भी मजबूरी है, क्यों, क्योंकि ये पौधे वहां पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन नहीं होती है। तो नाइट्रोजन पूरा करने के लिए सिर्फ पौधे ये कीटों को
खाते हैं। अब अगर कीटों को खाते हैं तो कीटों को खाने के लिए उनके पास कोई न कोई ऐसी संरचना भी होगी जिससे वो कीटों का पाचन करते हैं। तो जरूर है, संरचना होती है। अब कीट भक्षी पौधों में कौन कौन से पौधे आते हैं? एक आता है आपका नेपेंथीस। नेपेंथीस नेपेंथीस को हम कहते हैं कलश पादप। क्या होता है? कलश पादप। अब कलश पादप क्यों कहा गया? क्योंकि एक घड़े के आकार की इसकी पत्ती होती है। इससे एक तरल मकरंद रस स्रावित होता है, जिससे भाई कोई भी कीट आता है तो वो उसके खुशबू से, उसके मिठास से वो उस पर बैठ जाता है, और जैसे ही बैठता है तो वो घड़े के आकार की संरचना होती है उसके अंदर चला जाता है और वहां से वो पाचित कर लेता है। कौन? नेपेंथीस पौधा। ऐसे ही आपका एक और आता है ब्लैडर बर्ट आता है। एक होता है डायोनिया। क्या होता है? डायोनिया। ये पौधे जो होते हैं वो कीट भक्षी पौधे होते हैं। कंफर्म समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम लिखिए। तो भाई टाइफाइड का कारक क्या होता है? एक जीवाणु होता है। ये कौन सा रोग होता है? एक जीवाणु जनित रोग होता है, यानी एक बैक्टीरिया से होता है। क्या होता है बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के कारण ही क्या होता है? टाइफाइड फीवर, टाइफाइड ज्वर, जिसको बुखार कहते हैं। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी क्या होता है? बैक्टीरिया, यानी कैसे होता है, कैसे फैलता है? तो ये फैलता है प्रदूषित खाना, यानी संदूषित खाना होता है, प्रदूषित खुला हुआ खाना होता है, तो उससे इसके बैक्टीरिया उस ह्यूमन बींग्स में चले जाते हैं। इसके बाद लक्षण क्या होता है? फीवर आने लगता है कंटिन्यू। उसके बाद क्या हो जाता है? कब्ज हो जाता है, अपच हो जाता है, डाइजेशन सही नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, और शरीर पे छोटे छोटे से चमकीले दाने निकल आते हैं। तो ये टाइफाइड के लक्षण होते हैं। रोकथाम क्या है? ढकी हुई, यानी खाने वाली चीजें ढककर हमें रखनी चाहिए। प्रदूषित पानी नहीं पीना चाहिए, साफ उबाल के पानी पीना चाहिए। तो ये रोकथाम होते हैं किसके? टाइफाइड से। अगला है मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन करो। इसका फिगर भी आ जाता है, खाली मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव शुक्राणु जो होता है वो 3 भाग में होता है। और 3 भाग में होता है। एक तो होता है कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे करके। ये हो गया इसका कॉलम। तो ये हो गया सिर। क्या हो गया? सिर हो गया। ये हो गया मध्य पार्ट, और ये हो गया पुच्छ तल, यानी जिसको हम पूंछ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूंछ भी कह सकते हैं। तो 3 टाइप में बटा होता है ये शुक्राणु। इसी के बारे में हमें लिखना है, तो इसकी हो जाएगी संरचना। अगला है आपका क्वेश्चन, कौन सा? फिर आपका अगला है मलेरिया रोग के रोगजनक, रोगवाहक, लक्षण तथा उपचार लिखिए। अब मलेरिया रोग कैसे होता है? तो मलेरिया रोग यानी एक बुखार होता है, फीवर होता है। तो होता कैसे है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोआ जीव होता है। एक प्रोटोजोआ संघ का एक जीव होता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई स्पीशीज होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। इस टाइप से अलग अलग इस मलेरिया के स्ट्रेंथ भी होती हैं, यानी अलग अलग ये प्लाज्मोडियम की स्पीशीज होती है। तो प्लाज्मोडियम के कारण, यानी प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ संघ का एक जीव है। उस जीव के कारण क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। अब कैसे होता है? ये मच्छर के काटने से होता है। अब मच्छर क्या होता है? इसका एक वाहक होता है। अब मच्छर क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मलेरिया रोग है, तो उससे शक करती है, यानी काटती है। उसके बाद अगर दूसरे स्वस्थ मनुष्य के ऊपर बैठता है और काट लेती है, तो काटने के बाद क्या होता है? वो प्रोटोजोआ जो होगा प्लाज्मोडियम, वो उसके रक्त में छोड़ देता है, जिससे कोई भी व्यक्ति है वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो रोगवाहक कौन होता है? मादा एनाफ्लिस मच्छर। तो मादा एनाफ्लिस मच्छर के कारण ही
क्या होता है, प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया रोग होता है। रोग जनक कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम होता है। लक्षण क्या होता है, तेज सिर दर्द होता है, तेज बुखार आता है, कपकपी लगती है। क्या होता है, हाथ पैरों में कपकपी यानी ठंड के साथ ये बुखार आता है, जिससे कपकपी होने लगती है, जी मिचलाता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। उपचार क्या है, 300 वर्षों से एक कुनैन औषधि ही इसकी एक परंपरागत औषधि मानी जाती है, जो 300 वर्षों से इसके उपचार के लिए कारगर है, जो कि सिनकोना के प्लांट से क्या बनाया जाता है, कुनैन। उस कुनैन का यूज किसमें किया जाता है, मलेरिया रोग के उपचार में। इसके बाद है परागण क्या है, इनके प्रकार लिखिए, या आ जाता है कि परागण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण क्या है, यानी कोई भी पुष्प है उसके परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के ऊपर होना ही परागण कहलाता है। इसके प्रकार यानी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन सा होता है, एक स्वपरागण होता है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। यानी ये 2 टाइप के होते हैं, जिससे मान लीजिए एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है, तो इसके जो परागकण होंगे वो इसके ऊपर परागकण परागित होते हैं। तो क्या होता है, किन्हीं भी परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचना ही परागण कहलाता है। आप पहुंचेंगे कैसे, तो उसके लिए ये 2 टाइप हैं। एक में क्या होता है, अपने आप ही स्वपरागण हो जाता है। पर परागण में क्या होता है, किसी के माध्यम से इस पुष्प के परागकण इस पुष्प के परागकण पे जाते हैं, तो ये कहलाता है पर परागण। या ये अपने आप ही स्वयं जाते हैं किसी बिना किसी के माध्यम से, तो वो होता है स्वपरागण। क्लियर हो गया होगा। एक और भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सा रहता है, संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग क्या होता है और असंक्रामक, ये आपका हो गया संक्रामक और एक असंक्रामक रोग। क्या है, रोग होता है। अब संक्रामक रोग क्या होता है, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं यानी चले जाते हैं, तो वो संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं, तो वो होते हैं असंक्रामक रोग। समझ गए होंगे। असंक्रामक रोग ऐसे जो एक व्यक्ति से दूसरे में जाते हैं, कौन कौन से, जैसे टीबी या वायरस जनित कोई भी, जैसे कोरोना वायरस, ऐसे यानी जो वायरस जनित रोग होंगे वो संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोग ऐसे यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएंगे, जैसे क्या हो जाएगा, कैंसर। क्या होता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगा, तो ये संक्रामक रोग हो गया। एक और भी क्वेश्चन है आपका, कौन सा, अमीबीय पेचिस। क्या होता है, अमीबीय पेचिस। कई नाम है इसके, अमीबीय अचसार भी कहलाता है। क्या होता है, अमीबीय अचसार होता है। यह आता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ संघ का एक जीव होता है। तो उस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही अमीबीय पेचिस होती है, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो एक अंतः परजीवी होता है, यानी मनुष्य की आंत में पाया जाता है। और वहीं से ये अक्सर यानी अमीबी पेचिस बोले तो खूनी पेचिस भी कहते हैं। वो आंतों को खाता है और जिससे क्या होता है, जो पेचिस होती है उसमें खून यानी ब्लड आने लगता है, जिसको हम खूनी पेचिस भी कहते हैं। क्लियर हो गया, अमीबी पेचिस या बोले अमीबी अक्सर। तो ये आपके इतने इंपॉर्टेंट रहे हैं क्वेश्चन। इसके अलावा हमने आपको 2 वीडियो में महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी कराई हैं, तो इससे आपके सब लॉन्ग आंसर जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। कुछ 3 नंबर वाले थे, ये भी हमने आपको करा दिए, तो अंतर डिफरेंस भी हो गए और इसमें फिगर भी हो गए। अब क्या हुआ, ये लॉन्ग आंसर 3 नंबर के और जो भी आपके जो मैं अति महत्वपूर्ण टिप्पणियां कराई हैं पिछले वीडियो में, उनको सब देख के आराम से फिर आप पेपर को हल करने के लिए जाएंगे। उससे पहले इस सब को आप देख लेंगे, जिससे आपको पेपर में काफी मदद मिलेगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि इससे आपको नई नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। जल्द ही हम आपका जीव विज्ञान पेपर को सॉल्व कराएंगे। जब आपका एग्जाम हो जाएगा जीव विज्ञान का, फिर हम आपको आंसर की भी उसकी बताते चलेंगे कि कैसे कैसे आप इसको हल करके आए हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।